नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा वीडियो बनाएंगे इधर, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वान डेर वाल्स गैस समीकरण की व्युत्पत्ति। वान डेर वाल्स गैस समीकरण की व्युत्पत्ति से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से पहले का कुछ सामान्य जानकारी दूंगा आपको। इस टॉपिक से पहले अपन ने पढ़ा था कि आदर्श व्यवहारिक विचलन के कारण क्या क्या होते हैं। उन कारणों में अपन ने दो कारण पढ़े थे। एक कारण तो ये पढ़ा था कि गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस की संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो ये जो अभिग्रहिती है गैस के अणुगति सिद्धांत की, ये अभिग्रहिती त्रुटिपूर्ण साबित हुई और इसमें अपन ने सुधार किया। उसके बाद में जो दूसरी अभिग्रहिती अपन ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि गैस के अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल शून्य पाया जाता है। तो ये अभिग्रहिती भी त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें भी अपन ने सुधार पढ़ा और उन सुधारों को पढ़ते हुए अपन ने लास्ट में ये अर्थ निकाला कि जो सभी गैसें होती हैं वो कम ताप व उच्च दाब पर आप लोगों को यहाँ पर ये तथ्य याद रखना है, कम ताप व उच्च दाब पर जो सभी गैसें होती हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? उसका जो मेन कारण है वो हम ये जानते हैं कि जो सभी गैसें होती है उनके अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित रहता है। उस अंतरा आणविक आकर्षण बल की उपस्थिति को आधार मानकर वान डेर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने जो समीकरण आदर्श गैसों के लिए दी गई थी पीवी बराबर आरटी, इसे अपन सामान्यतः आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण। इस वान डेर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इस आदर्श गैस समीकरण में संशोधन किया और संशोधन करके उसने ये बताया कि P और B जो है इन दोनों में वास्तविक गैसों के मानों से बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है और उस अंतर को ज्ञात करके उन्होंने यह बताया कि यदि अपन आदर्श गैस समीकरण में P को Pi और B को Bi मानते हैं तो हमारे पास जो नई समीकरण बनती है वो बनती है Pi Bi बराबर R। यहाँ पर Pi और जो Bi है ये सामान्यतः आदर्श दाब और आदर्श आयतन कहलाते हैं। आदर्श दाब और ये कहलाएगा आदर्श आयतन। यानी इनको अपन यहाँ पर इसके लिए आयतन के लिए लिख सकते हैं आयतन संशोधन, आयतन संशोधन, और दाब के लिए लिख सकते हैं दाब संशोधन। यानी आयतन संशोधन और जो दाब संशोधन है वो हमें Pi और Bi के रूप में याद करना है। तो यहाँ पर हमारे दो जो टॉपिक बनते हैं, एक बनता है आयतन संशोधन का और दूसरा बनता है दाब संशोधन का। तो आयतन संशोधन और दाब संशोधन किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं वो आज के टॉपिक में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि ये जो टॉपिक है सामान्यतः थ्योरी का टॉपिक है और इसमें थ्योरी बहुत मायने रखती है। थ्योरी यदि आप लोग याद रख सकते हो तो आप लोग इनमें आयतन संशोधन और दाब संशोधन को निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है वान डेर वाल्स गैस समीकरण की व्युत्पत्ति। वान डेर वाल्स गैस सामान्यतः आप लोगों को पता है कि इसमें जो वान डेर वाल्स है वो एक वैज्ञानिक का नाम है और इस वैज्ञानिक के सम्मान में ही इस समीकरण को वान डेर वाल्स गैस समीकरण का नाम दिया जाता है। तो वान डेर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो आदर्श गैस समीकरण होती है उस
आदर्श गैस समीकरण को सामान्यतः अपन इस रूप में लेते हैं, आदर्श गैस समीकरण पी आई बी आई बराबर आर टी या पी आई बी आई बराबर एम आर टी, ये दोनों के दोनों आदर्श गैस समीकरण में माने। अब अपन को यहाँ पर टॉपिक लेना है सबसे पहले आयतन संशोधन। आयतन संशोधन, आयतन संशोधन जो है हम याद करेंगे वी आई के रूप में, इसके रूप में याद करेंगे वी आई के रूप में। देखो ये हमारे पास कोई पात्र है और इस पात्र में एक मोल गैस भरी हुई है, एक मोल गैस भरी हुई है। इस एक मोल गैस का जो आयतन है वो है कैपिटल V। एक मोल गैस का आयतन कैपिटल V। अब इस एक मोल गैस में जितने भी अणु हैं उन सभी अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है। तो यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है। गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है, ठीक है। अब देखो गैस के अणुओं का यदि आयतन नगण्य नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गैस के अणुओं को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए, गैस के अणुओं को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए V आयतन उपलब्ध न होकर इससे कुछ कम आयतन उपलब्ध होता है। दोबारा सुनिए, इस पात्र में एक मोल गैस भरी हुई है और उस एक मोल गैस का कुल आयतन है हमारे पास कैपिटल V है, और इसके अलावा अपन ये भी मान रहे हैं कि गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है। अब गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि गैस के अणुओं को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए V आयतन प्राप्त न होकर इससे कुछ कम आयतन प्राप्त होता है। तो कितना आयतन गैस के अणुओं को स्वतंत्र रूप से विचरण प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है उसकी गणना अपन ऐसे कर सकते हैं कि इस V आयतन में से कुछ राशि हम घटा सकते हैं और कुछ जो राशि घटाई जाती है वो राशि हम घटाते हैं स्मॉल b के रूप में, स्मॉल b के रूप में। यहाँ पर जो स्मॉल b है ये सामान्यतः वर्जित आयतन की श्रेणी में आता है, वर्जित आयतन। इस b में से हम इतनी राशि इसमें से जब घटा देंगे तो घटाने के बाद में हमारे पास जो आयतन प्राप्त होगा वो सामान्यतः आदर्श आयतन माना जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आदर्श आयतन Vi बराबर V माइनस स्मॉल b, V माइनस स्मॉल b, और ये समीकरण आते हैं हमारे पास दो। अब दोबारा सुनिए, देखो आपको यह हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में एक मोल गैस भरी हुई है, उस एक मोल गैस का आयतन है कैपिटल V, और अपन ये भी मान रहे हैं कि गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है। तो गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि गैस के अणुओं को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए V आयतन प्राप्त न होकर इससे कुछ कम आयतन प्राप्त होगा। उस कुछ कम आयतन को अपन सामान्यतः आदर्श आयतन कहेंगे, क्योंकि यह आदर्श आयतन वह आयतन हुआ जिसमें गैस के अणु स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। तो इसकी गणना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं
कि 1 मोल गैस का जो संपूर्ण आयतन है उस संपूर्ण आयतन में से कोई राशि हम घटा देते हैं, जो राशि अपन घटाते हैं वो राशि सामान्यतः स्मॉल b के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो स्मॉल b है ये सामान्यतः वर्जित आयतन माना जाता है। वर्जित आयतन से तात्पर्य ये है कि ये अणुओं का आयतन है, यानी इस आयतन में गैस के अणु घूम नहीं सकते, यानी गैस के अणुओं का स्वयं का आयतन माना जाता है। जैसे अपन है, मैं हूँ, तो मेरा जो आयतन है मैं मेरे आयतन में नहीं घूम सकता, बाकी इस रूम के पूरे आयतन में मैं स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता हूँ। तो मैं इस रूम के जितने भी आयतन में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता हूँ वो मेरे लिए कहलाएगा आदर्श आयतन। क्या कहलाएगा? आदर्श आयतन। तो आदर्श आयतन की हम गणना कर देंगे Bi बराबर B माइनस स्मॉल b के रूप में। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो सेकंड है हमारा दाब संशोधन। और दाब संशोधन को हम सामान्य में ज्ञात करते हैं पीआई के रूप में। देखो, हम जानते हैं कि गैस के जो अणु होते हैं उन सभी अणुओं के मध्य सामान्यतः अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, और उस अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण ही गैस के अणु एक दूसरे के पास पाए जाते हैं। यदि गैस के अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता तो वे अणु एक दूसरे के पास नहीं रहते। तो दाब संशोधन निकालने के लिए हम ये मानते हैं कि ये समानता हमारे पास कोई पात्र है, और इस पात्र में भी हम ये मान लेते हैं कि गैस के n मोल भरे हुए हैं, गैस के n मोल भरे हुए हैं। अब गैस के उन n मोलों में से हम केवल 2 अणुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एक अणु को तो अपन यहाँ पर मान लें A के रूप में, और एक दूसरे अणु को यहाँ पर मानते हैं अपन B के रूप में। यानी अणु जो A है ये तो पात्र के मध्य में है, पात्र के मध्य में उपस्थित अणु, और ये हो जाएगा पात्र की दीवार के निकट उपस्थित अणु। 2 अणु है हमारे पास। अणु जो A है उस A अणु के चारों तरफ और भी अणु हैं। इन सभी अणुओं के द्वारा इस अणु के ऊपर आकर्षण बल भी लगेगा, प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। तो यहाँ पर अपन सामान्यतः ये मानते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण अपन ये कह सकते हैं कि अणु जो A है इसके लिए परिणामी आकर्षण बल का मान 0, परिणामी आकर्षण 0, परिणामी आकर्षण 0 होगा। लेकिन अणु जो B है उसके केवल पीछे की तरफ ही अणु है, आगे कोई अणु नहीं है। इसलिए अणु जो B है उसके पीछे की तरफ जो अणु है उनके द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होगा खिंचाव बल उत्पन्न होगा। इस खिंचाव बल की उपस्थिति में अणु B जो है इस पात्र की दीवार से उस वेग से नहीं टकरा पाएगा जिस वेग से यह खिंचाव की अनुपस्थिति में टकराता है। यानी कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि अणु B के पीछे की तरफ जो अणु है उन अणुओं के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल के कारण अणु B की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब अणु B की गति कम हो जाती है तो अपन सामान्य ये भी मान सकते हैं कि अणु जो B है जब इस दीवार से टकराएगा तो कम वेग से टकराएगा, तो कम वेग से टकराएगा तो फिर दाब भी कम उत्पन्न होगा। तो वो दाब कितना कम उत्पन्न होगा उस दाब की गणना करने के लिए हमें उत्पन्न दाब में एक संशोधन राशि और
जोड़नी पड़ेगी, और जोड़ने के बाद जो हमारे पास जो दाब आएगा वो सामान्यतः आदर्श दाब माना जाएगा। तो अपन यहाँ पर देखो आदर्श दाब की गणना करते हैं। आदर्श दाब, आदर्श दाब को अपन यहाँ पर मान लेते हैं पीआई। आदर्श दाब को अपन ने मान लिया पीआई के रूप में। अब देखो अणु बी खिंचाव की उपस्थिति में जब इस पात्र के दीवार से टकराता है तो हम ये मानते हैं कि माना उस दौरान जो दाब उत्पन्न हुआ वो हुआ कैपिटल पी के रूप में, कैपिटल पी के रूप में। अब ये जो दाब है वो इस दाब के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो पीआई जो है ये आदर्श गैस के लिए है, और अपन आदर्श गैस के लिए पढ़ चुके हैं कि आदर्श गैस के अणु के बंध में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं पाया जाता। जब आकर्षण नहीं पाया जाता तो फिर आदर्श गैस के जो अणु है वो पात्र की दीवार से तेजी से टक्कर करेंगे, तेजी से टक्कर करेंगे तो उस दौरान दाब भी ज्यादा उत्पन्न होगा, तो वो जो दाब उत्पन्न होगा वो आदर्श दाब की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर इस खिंचाव की उपस्थिति में जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो दाब इस आदर्श दाब के बराबर नहीं होगा। तो उस दाब को आदर्श दाब के बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस दाब में एक अतिरिक्त संशोधन राशि दाब के रूप में स्मॉल पी के रूप में हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण बनती है, समीकरण नंबर 1, जो कि आदर्श दाब या दाब संशोधन का रूप माने जाते हैं। अब देखो अणु जो बी है उस अणु बी के द्वारा जो उत्पन्न जो दाब है ये वाला दाब अणु बी के द्वारा, चलो कोई सा मान सकते हैं, ये मान लो चाहे ये मान लो कि अणु बी के द्वारा जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो दाब दो कारकों पर निर्भर करता है। ये जो दाब है अणु बी के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है वह दो कारकों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट कारक अपन ये लेते हैं कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या। फर्स्ट प्रति इकाई आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या अर्थात गैस का घनत्व। अब गैस के घनत्व को अपन सामान्यतः डिफाइन करते हैं रो से, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे P समानुपाती रो। समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर दूसरा कारक भी ले सकते हैं, और दूसरे कारक को यहाँ पर दर्शाने के लिए सामान्यतः मुझे यहाँ पर इसे हटाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 है bi बराबर a माइनस b, यानी bi बराबर b माइनस b। ये समीकरण नंबर हमारे पास है 2। देखो दूसरा जो कारक है उसके लिए ऊपर ये कह सकते हैं कि प्रति इकाई समय में टक्कर करने वाले गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या अर्थात
यहाँ पर भी गैस का घनत्व काम में आएगा, गैस का घनत्व। अब गैस के घनत्व को हम जानते हैं, रो से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर दोबारा समीकरण बनेगी P समानुपाती रो, P समानुपाती रो, समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 4 और 5 को संयुक्त रूप से लिख देते हैं। समीकरण 4 में 5 को मिलाने पर, मिलाएंगे तो हमारे पास समीकरण बनती है P समानुपाती रो स्क्वायर, P समानुपाती रो स्क्वायर बनेगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि गैस के अणुओं का जो घनत्व होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लिखेंगे गैस के अणुओं का घनत्व उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः करके आप लिख सकते हैं, जैसे देखो रो बराबर 1/v है, तो यहाँ पर ये अपन मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P समानुपाती 1/v स्क्वायर, या फिर इस समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं, तो हटाने के बाद में हम एक कांस्टेंट राशि लगाते हैं स्मॉल a, तो यहाँ पर लिखेंगे हम P बराबर स्मॉल a अपॉन v स्क्वायर, स्मॉल a अपॉन v स्क्वायर। इस प्रकार से ये समीकरण आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 6 के। अब समीकरण 6 से जो मान है वो हमें रखना है समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 6 से इस P का मान समीकरण नंबर हम 3 में रख देते हैं, इस P का मान रखना है। तो अब इसे मैं मिटा दूंगा भाई, यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे समीकरण 6 व 3 से पी आई बराबर P प्लस a अपॉन v स्क्वायर, और ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 बन गई। अब देखिए हमारे पास है समीकरण नंबर 1, ये n मोल के लिए है और ये केवल 1 मोल के लिए। तो अपन ने जो डेरिवेशन किया है यहाँ पर ये सामान्य 1 मोल को आधार मानकर किया है, तो यहाँ पर अपन इस समीकरण को क्या करेंगे PI बराबर RT, तो इधर लिख देंगे समीकरण 2 व 7 से VI व PI के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब अपन मान रखते हैं तो देखो PI का मान तो है हमारे पास P प्लस a अपॉन v स्क्वायर, VI का मान है हमारे पास v माइनस स्मॉल v बराबर, यहाँ पर लिख देंगे अपन R के लिए समीकरण नंबर 8। अब यहाँ पर जो समीकरण नंबर 8 है ये सामान्यतः 1 मोल वास्तविक गैस के अणुओं के लिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण मानी जाती है। यदि हमारे पास n मोल गैस के अणु हैं, n मोल गैस के लिए, n मोल गैस के लिए यदि अपन को ये समीकरण बनानी है
तो सामान्यतः अपने लिखेंगे कि n मोल गैस के लिए वर्जित आयतन n भी होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे Vi बराबर V माइनस एन बी वर्जित आयतन, और दूसरा लिख देंगे इस समीकरण के लिए P बराबर P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एन मोल आ जाएगा, एन मोल आ जाएगा तो एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर अपन एन स्क्वायर रखेंगे, समानुपाती विचलन को उठाएंगे तो कांस्टेंट राशि ए का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट राशि ए है ये वान डेर वाल ये सॉरी स्थिरांक के रूप में रहती है, वान डेर वाल स्थिरांक के रूप में। अब इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण बनती हैं, इन दोनों समीकरणों को फिर हम पुनः समीकरण नंबर एक में रख देंगे। इस वाले समीकरण में जब इन मानों को रखते हैं तो हमारे पास जो समीकरण बन के आती है वो आ जाती है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस एन बी बराबर एन आर टी, यानी ये हमारे पास जो मानवाल गैस समीकरण आई है ये n मोल वास्तविक गैस के अणुओं के व्यवहार को ज्ञात करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस प्रकार से समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9 दोनों वान डेर वाल गैस समीकरण मानी जाती है। तो इस तथ्य में जो अपना जो टॉपिक है वान डेर वाल गैस समीकरण की उत्पत्ति वाला जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को ये तथ्य याद रखना, ठीक। उसके बाद में है अगला टॉपिक है वान डेर वाल स्थिरांकों की प्रकृति। इसे हटा देते हैं। वान डेर वाल गैस स्थिरांकों की प्रकृति। यहाँ पर अपन लेते हैं सबसे पहले दाब संशोधन की समीकरण से, दाब संशोधन की समीकरण से, दाब संशोधन के समीकरण में अपन ने देखो मान था अपने पास p बराबर ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से इस समीकरण को ए के लिए कन्वर्ट करना है तो a बराबर p बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, p यहाँ पर सामान्य दाब है, b का है आयतन, n क्या है मोलों की संख्या, तो इसके लिए मात्रा हो जाएगा स्मॉल a बराबर दाब इंटू आयतन को यदि लीटर में लेते हैं तो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2, दाब को वायुमंडल में ले लेंगे तो a बराबर वायुमंडल इंटू लीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स 2। इस प्रकार से हमारे पास ये गैस स्थिरांक है, सॉरी जो वान डेर वाल गैस स्थिरांक है उसके मात्रक एक का मात्रक इस रूप में आता है, और जो दो है यानी आयतन संशोधन, आयतन संशोधन, आयतन संशोधन है हमारे पास b माइनस एन बी बराबर 0 मानते हैं, तो b बराबर एन बी, ये जो b है इसका मान निकालना है b अपॉन एन स्मॉल b, b क्या है आयतन, तो यहाँ पर एक देंगे अपन आयतन, मोल ऊपर चला जाएगा तो आयतन प्रति मोल। इस तरीके से अपने यहाँ पर वान डेर वाल गैस स्थिरांकों की प्रकृति याद कर सकते हैं, ठीक है।
आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।